प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, हज़ारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि खुराक की किल्लत के साथ मुस्तकबिल में भी अब ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सैलाब की वजह से ख़वातीन और बच्चे वबाई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, दवाइयाँ भी नापैद हो चुकी हैं, अवाम खुले आसमान के नीचे खुदाई मदद के मुंतज़िर हैं। मुल्क का आधा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। इस वक्त कौम दुख में मुब्तला है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दा अवाम के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ठीक इसी वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI जलसे करके अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने की जुस्तजू में लगी है और इत्तेहादी हुकूमत जो बेसाखियों और अब ऐसे कमज़ोर सहारों पर खड़ी है कि एक भी कुर्सी आगे पीछे हुई तो वफाकी हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। वो भी अपनी हरीफ जमात के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने और उन्हें दबाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। एक तरफ तमाम तर तनकीद के बावजूद इमरान खान सियासी तहरीक जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं ये सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों को रोकें और कौमी इदारों में तकसीम पैदा करने वाला कोई भी बयानिया कौमी मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौज और अदलिया समेत किसी भी रियासती इदारे को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हीं की पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, जो अपने जलसों में बार बार इदारों का नाम लेते हैं, क्या वो अपने पार्टी रहनुमा और सदर मुमलिकत के इस मशवरे पर अमल करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम है, ये भी ज़ोर शोर से चला रही है। आज बहावलपुर में भी इमरान खान ने जलसा आम से खिताब किया और हुकूमत से फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो मैं आवाम को इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। जो भी आपकी हुकूमत के पीछे है, कान खोल कर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे। मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन से हुकूमत से बाहर निकली है, उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि जो मुत्तहिदा हुकूमत है, इस हुकूमत का ऐसा अभी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है और वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो आम इंतखाबात हैं ये अपने वक्त पर ही होंगे। मगर गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि IMF डील मिलने के बाद एक केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर जनवरी फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी भी यही दावा कर रहे थे कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, उन्हें यकीन दहाई करवाई गई है, यकीन दहानी कि मार्च 2023 में आम इंतखाबात हो जाएंगे। जबकि कुछ अर्सा पहले भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात भी हुई थी। क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से अब भी कोई बैकडोर राब्ता या सॉफ्ट इंटरवेंशन हो रही है? इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपका। तारड़ साहब, इमरान खान रोज़ की बुनियादों पर जलसा कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि जिस दिन मैंने कॉल दे दी ऐसा लोगों का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा कि आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो बेहतर यह है कि आप लोग इलेक्शन जो है वो कॉल कर दें। उन्होंने आज कहा है कि मैं बड़ा और ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो हर रोज़ हर जलसे में ये बात कर रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद वो लोगों को जाने की कॉल दे देते हैं तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया शादिया साहिबा। इस वक्त पाकिस्तान एक कुदरती आफत से गुजर रहा है। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइनें, इंटरनेशनल फोरम्स पे बात ये हो रही है कि मौसमी जो तब्दीली है पाकिस्तान उसमें सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, मगर जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ये बाकी ममालिक का किया धरा है। और 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए हैं, 1500 अफराद जो है वो इसमें जान से गए हैं, जो माल मवेशी और बाकी घर बह गए हैं, उसका जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल दौर में एक शख्स ऐसा है जो सियासी जलसों पे 20 से 25 करोड़ फी जलसा लगा रहा है, स्टेज पर तमस्खर उड़ाता है, लोगों की नकलें उतारता है, मिमिक्री करता है, ठट्ठे उड़ाता है और सियासी बयानबाजी करता है। तो इनकी हुकूमत है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। तो इसका बड़ा एक तो सिंपल हल है। पहली बात तो ये है
कि इस दौर में लोगों की इमदाद की जाए। पंजाब गवर्नमेंट इज मिसिंग। 2 आपके जिले डूब गए हैं, जिसमें रुझान तहसील राजनपुर की, जिसमें तौसा तहसील डेरा गाजी खान की। इनको हिम्मत कैसे होती है कि ये कोई और बात कर लें? चले कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि IMF की जो कॉल हुई थी और इसमें लेटर लिखने का कहा गया था, तो उसमें वाज़ेह हो गया कि रियासत नहीं सियासत को तरजीह दी गई। चले ये भी मान लेते हैं, मगर बात ये है कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ देना। आपको पंजाब की असेंबली तोड़ने से किसने रोका है? आपको खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने से किसने रोका है? आप जब ये 2 असेंबलियां तोड़ेंगे जो कि सरीहन आपके इख्तियार में है, तो इलेक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है कि पंजाब की 297 नशिस्तों पे बगैर NA का इलेक्शन करवा लिया जाए? इनका मसला ये है कि ये मुनाफकत की सियासत है, कॉलो फेल का तजाद है। अब 2 चीजें ताउला तारड़ साहब, 2 चीजें आपने कहा कि पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन हुई, 5 अरब से जायद वो पैसे, मुझे पता था आप हंसेंगे मुझे पता था, 5 अरब से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। वो कहते हैं कि मुझे तो लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन में लोगों ने पैसे दे दिए। आप टेलीथॉन करें और आप 12 घंटे की भी टेलीथॉन कर लें, आप 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 बात ये कि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। नंबर 2, जो आप शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि इस तनाजुर में वाकई मुश्किल हो जाएगा सूबों के लिए सरप्लस देना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये टेलीथॉन में जो मर्जी कर लें, अभी तक अपने मुंह से कह रहे हैं कि 2 अरब आया। चलें, अपने मुंह से कह रहे हैं, मेरे फिगर 50 करोड़ के हैं जो स्टेट बैंक के पास हैं। अब टेलीथॉन करके पैसे इकट्ठे करना, पैसे तो फॉरेन फंडिंग के जरिए भी एहतियात, ज़कात, सदकात जमा किए थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते। आप सड़कों की बहाली कर रहे हैं, आप खैमा बस्तियां आबाद कर रहे हैं, आप अद्वियात की फराहमी कर रहे हैं, आप अशियाए खुर्दनोश की फराहमी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठंडे कमरे में टांग पे टांग रख के एक फैशनेबल अच्छे AC वाले सेट पर बैठ के टेलीफोन कॉलें सुनना, तो ये तो हर कोई कर सकता है। और शहबाज शरीफ साहब कराची एक फंक्शन में गए थे, मेरा ख्याल है 1.5 मिनट में 1 अरब रुपया इकट्ठा किया। और उसके बाद जो बिलावल साहब ने UN के फोरम से, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो 1 खरब रुपया इकट्ठा कर चुके हैं। तो ये इस रेस में मत पड़े, ये बात है ही नहीं है। बात ये है कि आप लोगों के साथ क्या पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, वो फिर पंजाब के लोगों की हेल्प करें। चले वो ठीक है, वो अपनी जगह पर, बट मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब सैलाब ज़ब्दान की बहाली के लिए क्या किया, एक टेलीथॉन के अलावा। उसमें भी मुर्तज़ा शाह साहब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, लंदन बेस्ड, एक बंदे ने कुछ 2 मिलियन पाउंड का ऐलान किया, तो उन्होंने उसके जाके पूछा, उसने कहा जी मैंने ऐलान किया था, अभी मेरा इरादा नहीं हुआ पैसे जमा कराने का। तो इस तरह के तो 100 टेलीथॉन कर लें। बट पॉइंट ये है कि आपने अभी तक लोगों की बहाली के लिए, लोगों के दुख दर्द में आप शरीक हुए हैं कि नहीं हुए? और देखिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अपना टैक्सेशन सिस्टम है, 18वीं तरमीम के बाद उनके पास ऑटोनॉमी है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे मोहन सराई साहब अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड बांट रहे हैं। चलें, इतना तो कर लेते कि जो तरक्याती मंसूबे डेवलपमेंट के नाम पे हलकों में बंदर बांट की जा रही है, और 7% मुबैना तौर पे जो मेरी इतला है गैर मुसद्दका, वो ये कट रख रहे हैं। कम अज कम उस पर तो थोड़ी सी खुदा खौफी करें, और लोगों में वो डेवलपमेंट फंड जो अरबों रुपए का बांट रहे हैं, वो सैलाब की तरफ डाइवर्ट कर दें। सूबे के पास तो हर तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब एक मुल्क मुश्किल दराहे से गुजर रहा है और एक कुदरती आफत आई है, उस वक्त इस तरह की सियासत करना और सियासत चमकाने के लिए इस तरह की दावे करना और नारेबाजी करना, ये कोई मुल्क के साथ मुखलसी नहीं है, ये कोई हुब्बुल वतनी नहीं है। ये 3 करोड़ 30 लाख लोगों का मामला है, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके घर बह गए हैं। तो उनकी इमदाद करें, और बाकी जो लॉन्ग मार्च अगर करना चाहेंगे जरूर करें, आए इस्लामाबाद में, हमें खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों की बहाली और सैलाब मुतासरीन की इमदाद में लगे रहेंगे। ये आए, धरना दें, घेराव करें, जलाओ करें, जो मर्जी करें, जो इनके मन में आता है करें, मगर ये सैलाब मुतासरीन वाला, लेकिन हालात कितने खराब हो चुके हैं। सैलाब तो चलें कुदरती आफत है, अल्लाह सब पर अपना रहम करे। मईशत का इस वक्त आप लोग हाल देखिए, IMF खुद अपने मुंह से कह रहा है कि अगले साल भी महंगाई के यही फिगर्स रहेंगे और हालात जो है वो मुजाहिरों तक जा सकते हैं। तो अच्छा हो इलेक्शंस हो जाएं, अवाम को फैसला करने दें, अवाम किसको समझते हैं कि कौन उनके सरों पे जो है ना वो आकर हुक्मरानी करे, किसको इक़्तिदार का हक मिलना चाहिए। या इस बात से ये हुकूमती इत्तेहाद खौफजदा है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की ऐसी बुलंदी पर है कि मौजूदा हालात में इंतखाबात करवाना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है
कि इस मईशत को इस नहज पे किसने पहुंचाया। और जो IMF ने चार्जशीट आज किया है इमरान खान साहब को कि ये सारे हालात उनकी वजह से खराब हुए, IMF के पास हम नहीं गए थे, इमरान खान साहब गए थे। खुदकुशी का दावा भी फिर उस पर खुद किया था, उसके बाद उस मुआहदे को ताखीर का शिकार भी खुद किया, फिर साबोटाज करने की कोशिश भी खुद की। हमने जब मईशत छोड़ी थी तो 4% महंगाई थी, हमने जब मईशत छोड़ी थी तो 5.8% शरह नमू थी, जिसको ग्रोथ कहते हैं। हमने तो आके मलबा उठाया है जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क में तबाही मचाई है। कोई एक तरक्याती मनसूबा बता दें 4 साल के अंदर, या कोई एक अच्छा इकदाम बता दें कि इन्होंने मईशत के लिए किया हो। हमने पेट्रोल छोड़ा, हम लोगों ने बिजली सस्ती छोड़ी, महंगाई हमने 14% पर छोड़ी। हम तो 100 पे छोड़ के गए थे और महंगाई हम 4% पे छोड़ के गए थे। हमने तो देखें इन 4-5 माह में हमने मुश्किल फैसले जरूर किए हैं, मगर हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना इमरान खान साहब की। पिछले कई सालों से, तकरीबन 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप मुझे बता दें क्या रिफॉर्म्स आए हैं। हमने मोटरवेज बनाए हैं, हमने बिजली के मंसूबे लगाए हैं, हमने बड़े अस्पताल बनाए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ इस मुल्क में लेके आए हैं। आज डेरा बुगटी से एक आदमी उठता है और 8 घंटे में लाहौर पहुंच जाता है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे आप भी ट्रैवल करती होंगी, ये किसने बनाई? पाकिस्तान का जितने भी अच्छे मंसूबे हैं आप उठा के देख लें, वो किस दौर में बने हैं। बात यह है कि चोर चोर डाकू डाकू करके 4.5 साल जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसकी मईशत को तबाही के धाने पर खड़ा किया गया है, अब उसी पे सियासत की जा रही है। कुदरती आफत आई है, हालात में मिफ्ता इस्माइल आप समझते हैं कि उनकी भी नाकामी है, वो संभाल नहीं पाए, चीजों को समझ नहीं पाए? ने मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने एक तो IMF का मुआहदा जो है, बावजूद इसके कि लोग उसको साबोटाज करना चाह रहे थे, उसको अपनी तकमील तक पहुंचाया और उनमें ये सलाहियत है और उनको मुकम्मल तौर पे वज़ीर आज़म साहब की बैकिंग भी हासिल है। और शहबाज शरीफ साहब को जाना जाता है पूरी दुनिया में कि वो एक डूअर हैं, वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से? बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगी कि जो गैर मकबूल फैसले हुए हैं और जो कीमतें बढ़ी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल डाला है उस पर। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसानी तौर पे जो हो सकता है वो इसमें किया जा रहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा अच्छा किरदार अपनी जगह अदा किया है। तो हमारे में अल्लाह ताला के फजल से ये सलाहियत है कि हालात को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले करके दिखाया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। मगर खान साहब जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं और जो इदारों पर हमले कर रहे हैं, जो अदलिया पे और फौज के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये महाजराई की सियासत और इस पे पीछे कोई पल्ले कुछ ना होना कि आपने डिलीवरी नहीं किया। लेकिन ये भी क्या सियासत हो रही है कि ये कहा जाए आप लोग पंजाब नहीं आ सकते गिरफ्तारी के डर से, इधर इन लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं विफाक से, किसी को दहशतगर्द बनाया। सिंपल जवाब है जी, देखिए सिंपल जवाब है। बात ये है, क्या शहबाज गिल को मैंने कहा था या किसी और ने कहा था कि ये तकरीर करो? क्या फौज के अंदर बगावत पर उकसाने का जो इल्जाम है वो गलत लगाया गया है? देखिए शाजिया साहिबा, हमने बड़ा भुगता है, हमने बिल्कुल इंतकाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा गिरफ्तार हुए, 1 साल जेल काटी ना हक। मरियम बीबी को 2 दफा गिरफ्तार किया गया, उन्होंने 1 साल जेल काटी। हमजा शहबाज शरीफ 22 माह जेल में रहे। साद रफीक, सलमान रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं? और सारे झूठे मुकदमात थे जो कोर्ट्स में जाके क्वाश हुए हैं। हमने तो किसी पे झूठा मुकदमा नहीं बनाया। आप अगर एक खातून जज का नाम पुकारेंगे तो क्या कंटेम्प्ट नहीं लगेगी? आप फौज में लोगों को बगावत पर उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या पर्चा नहीं होगा? तो ये तो इनका अपना किया धरा है। हमारे खिलाफ जो केसेस है, मैं तो अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में मौजूद हूँ। इन्होंने दाखिले पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, मैंने अबूरी जमानत भी करवाई और उसके बाद जो कानूनी तरीकेकार है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो आवाम की खिदमत करनी है। हम सलाददा इलाकों में भी जाएंगे और पंजाब में जाएंगे और अल्लाह ताला के फजल से डंके की चोट पे जाएंगे। बट ये जो मनफी सियासत है कि बंद कर दो, ठोक दो, मार दो और इस तरह के नारे लगाना, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और इमरान खान साहब को किसी न किसी दिन इस सब पर पछताना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के राहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका। अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रही है,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक ट्वीट की, मैं शायद आपने पढ़ी भी हो। वो कहते हैं पाकिस्तान इज फेसिंग बिगेस्ट डिजास्टर इन आवर हिस्ट्री, 1/3 ऑफ आवर कंट्री अंडर वाटर, 1/7 सिटीजन अफेक्टेड, 35 million people. ex-PM is holding concerts in KP and Punjab and CM's busy organizing his events instead of helping flood victims. आखिर में लिखते हैं शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। वो एतराज कर रहे हैं ये जलसे नहीं कर रहे, आप तो म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोग हेल्प करें लोगों की। असल में पहली बात है, मैं तो उनकी ट्वीट पढ़ता नहीं, फजूल किस्म का आदमी है, फजूल किस्म की ट्वीटें करता है, उसको सर पैर का आपको पता नहीं। वो पहला सवाल तो ये है कि जलसे अपनी जगह और सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भी हम ही कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं नवाब शाह से करीब हूँ, ऑन माई वे टू सक्कर, फिर वहाँ से लाड़काना, सारा कुछ पानी फील्ड में भरा हुआ है, लोग रोडों पे सो रहे हैं और हम उनको रिलीफ जैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कर रहे हैं। ये हमारा काम है। जहाँ तक जलसों की इसने बात की, वो पॉलिटिकल जो हमारी 80 की आज़ादी की मूवमेंट है वो इन्हीं के तो खिलाफ है। इनके तो ये तो जलसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि इनके जलसे में कोई आता नहीं, तो ये वैसे चलते हैं कि जी जलसा क्यों कर रहे हैं। जलसा कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं ना, अगर नहीं आ रहे हैं लोग तो फिर बात करें ना। लोग तो जलसे में इतने आ रहे हैं जितने कभी इन्होंने सारी जिंदगी में इकट्ठे नहीं किए। 5 साल एक जलसे में इकट्ठे कर लेते हैं छोटे बड़े शहरों में, तो इसकी बातों पे इतना आप नहीं अभी अताउल्लाह तारड़ साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे करोड़ों रुपए आप लोग जलसों पे लगा रहे हैं, ये आप सैलाब मुतासरीन की मदद करें। ये करोड़ों रुपए हमारे जलसों में नहीं लगते, ये करोड़ों रुपए इनके जलसे में लगते हैं, क्योंकि ये लोगों को पकड़ के बसों में लाते हैं। हमारे जलसे में खुद आते हैं लोग, हमें स्टेज और साउंड और लाइट करनी होती है, बाकी लोग खुद आते हैं। हमारे जलसों में करोड़ों रुपए नहीं लगते, ये इनके जलसों में लगते हैं ना। इनकी पॉलिटिक्स की फर्क है। ये बसों में भर के लाके पैसे दे के लाके कीमे के स्थान दे के 500 रुपए दे के लोगों को लेके आते हैं। उसके बाद इनके जलसों में जाके लोगों से पूछे, बोला हमें तो पैसे भी नहीं दिए, हमसे कमिटमेंट की थी 1000 रुपए की, 200 रुपए दिए, बाकी दिए भी। ये तो वो लोग हैं। तो चले वो तो चले हुकूमत तो तनकीद कर रही है। अब सदर मुमलिकत आपकी अपनी पार्टी के आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि तमाम जमातों को चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है अपनी सियासी सरगर्मियां जो है वो तर्क कर दें और सिर्फ जो फ्लड मुतासरीन है ना इनको देखें, इनकी हेल्प करें। अब आपके अपने जो सदर हैं वो कह रहे हैं। नहीं तो सदर साहब तो हम तो कर रहे हैं ना काम, हमने कब ये कहा है कि हम काम नहीं कर रहे। सदर साहब का बाय द वे ये भी ट्विस्ट किया हुआ है पॉलिटिक्स। ये जो सारा मसला है ये बैड पॉलिटिक्स की वजह से भी डूबा हुआ है। आप देखें ना, अभी तक दरिया के पानी से कोई नहीं डूबा, बारिश के पानी से डूबा, बहुत बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई। गवर्नेंस है किधर सिंध के अंदर? ये लोग रोडों में क्यों बैठे हैं? ये रोडें क्यों बह गई हैं? यानी कि दुनिया में बारिश नहीं होती है क्या? आप लाहौर में रहती हैं, वहाँ बारिश नहीं होती? आपने हाल देखा है यहाँ पे आके? मैं इसलिए आपको कहता कि वो शादी आपको भी और बाकी एंकर को भी आंख से आके देखें, कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाएं कि सूबे में गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का हाल इस जालिमों ने क्या किया हुआ है। यानी कि ये 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ना इनकी पीटीएम इफेक्टिव है, ना इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट इफेक्टिव है। बड़े बड़े वडेरों के इन्होंने जो अपने लोग जो हैं, इनके अपने एमएनए एमपी वहां से बंद करके गरीबों की तरफ पानी डाइवर्ट कर देते हैं। बदीन में मैं अपनी आंखों से ये देख के आया हूँ, लाड़काना में ये कर रहे हैं, अभी मेहर दादू में, अभी अल जजीरा की पूरी देख रहा था कि जी वो बंद बनाया हुआ, वो बंद कैसे खुल गया? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और पॉलिटिक्स, गंदी वाली पॉलिटिक्स, आवाम की खिदमत की पॉलिटिक्स नहीं, अपनी जेब में भरने की पॉलिटिक्स करते हैं। अभी आप सक्खर में क्या हालात है वहाँ पे? इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं सुपर हाईवे से आ रहा था, साइडों पे लोग, मेन सुपर हाईवे बह गई है, कई जगह पे बनी कभी नहीं, और लोग साइडों पे सो रहे हैं मेन सुपर हाईवे पे। तो लोगों के लिए टेंट्स, इमदादी कैंप्स जो लगे हैं, एनडीएम में भी दे रहा है, लगेंगे यार। आप देखें मेरी, कितने इन्होंने तो दिया कुछ नहीं है ना, ये क्या दे रहे हैं? तो यही तो पूछ रही हूँ कि कुछ नहीं दिया वहाँ पे लोगों को। प्राइवेट पार्टी कर रही है, इन्होंने क्या दिया? इनकी पीटीएम में है किधर? ये जहाज में से, हेलीकॉप्टर में से कितनी मुझे शर्म आई। ये बैठा था ये बिलावल भी उसी जहाज में और वो शहबाज शरीफ के साथ, ऊपर से हेलीकॉप्टर से ऐसे फेंक रहा है वो बैग, बेचारे लोग पानी में भाग के। किस तरह के लोग हैं? इनकी कोई डिग्निटी होती है इंसान की? बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है पूरे सूबे का, और अब पार्टनर बन गए सारे चोर। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है उन लोगों के लिए सिंध में? ज़ाहिर है पंजाब में तो हमारे पास कोई सियासी जमात के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास रेस्क्यू का कोई इम्पॉसिबल। रेस्क्यू करती है गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है रेस्क्यू करने की,
गवर्नमेंट फिर आर्म फोर्सेस को भी इन्वॉल्व करती है, दुनिया भर में करती है। मुझे याद है अमेरिका में जब आया था एक बड़ा फ्लड जॉर्ज बुश के जमाने में, तो उसने मिलिट्री कॉल की थी वहां पे न्यू ऑर्लिन्स में, तो वो सारा उधर भी, तो जब ये तो लेके आते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम कर सकते हैं रिलीफ और हम कर सकते हैं रिहैब। रिलीफ के लिए हम अभी तक कम से कम 25,000 खानदानों को के पास पहुंच चुके हैं और हम पहुंच जाएंगे। खान साहब संडे को आ रहे हैं और हमारे पास रिलीफ का सामान लेके, तो हम रिलीफ के लिए राशन बैग और टेंट्स और मच्छर दानियां और इस तरह की जितनी चीजें हम कर सकते हैं, मेडिसिन, वो हम कर रहे हैं। लेकिन रिहैब के ऊपर हमारा बड़ा एक प्लान है और इंशाल्लाह वो खान साहब आ रहे हैं, मैं उनके सामने पूरी प्रेजेंटेशन रखूंगा, तो फिर देखेंगे कि हम लगभग आपको क्या लगता है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों के लिए रिहैब के लिए कितने फंड्स की जरूरत है, कितना पैसा चाहिए? आई हैव, ये देखें, मैं इसमें कोई चले आपने एक सवाल पूछ लिया ना, तो मैं मुझे एक बड़ी बात कर रहे हैं। देखें, एक इंटरनेशनल लेवल पे ये जो आप हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखें, सारी दुनिया को नजर आ रहा था कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड बैंक की, सब ये बताती हैं पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ही होगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे कम कार्बन एमिशन फुटप्रिंट है। जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, असल में तो कार्बन फुटप्रिंट उनका बहुत बड़ा है, उनकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। अब ये उन्होंने खुद जनाब जी हम यानी कि कोल के ऊपर एनर्जी नहीं बनाएंगे, कोल के ऊपर ये नहीं करेंगे और दूसरे को भी नहीं बनाने देंगे। खुद अपनी जब उन्होंने बनानी थी, बना के सारी कार्बन एमिशन करके तबाही कर दी दुनिया में। मैं तो ये बात ही नहीं करता, ये जो उधार मांगते फेर रहे हैं ना दुनिया के एजेंसियों से, मैं अगर मेरा हो ना तो मैं तो उनको एडवाइस ये करूंगा, और अगर हमारी हुकूमत होती तो मैं, बल्कि मैं खान साहब से भी मिलूंगा, मैं एडवाइस करूंगा, इनको बोलें कि तुम्हारी वजह से हमारे गरीब लोग सफर कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे हमने कर्जे लेके, बाय द वे कर्जे लेके हमारे मुल्क में तो लगे ही कोई नहीं है। ये तो बाहर हेवन फील्ड में अपार्टमेंट और सारे मैंशन बने, कर्जों में तो इनकी याशी हुई है। कर्जे लेके लोगों पे तो उन्होंने लगा ही नहीं है ना। ये तो आप लोगों ने अपने दौर में जो कर्जे लिए वो कहाँ लगे? हमने अपने दौर में जो कर्जे लिए उसके ऊपर आप मेरे से पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको डेटा बता दूंगा कि हमने रीपेमेंट हमने कितनी की और हमने डेवलपमेंट कितने छोटे बड़े 600 तो डैम बने हमारे पास लग रहे थे। तो देखिए, ये इसके ऊपर आप फैक्ट बेस्ड प्रोग्राम में कर लें, डेटा के साथ में आपके बैठ जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि हमने हमारे 3.5 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो, मैं खुद, मुझे लोग कहते हैं कि अंदर खुद पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कराची के अंदर उन हल्कों में जहाँ पे हमारे एमएलए थे, वहाँ वो 15 साल में इतनी डेवलपमेंट में नहीं थी, हमारी 3.5 साल में। सही है। अली ज़ैदी साहब, इमरान खान हर जलसे में कहते हैं, तकरीबन अब तो हर रोज़ ही कह रहे हैं कि मैंने अगर एक बार लोगों को कॉल दे दी इस्लामाबाद ले आऊँगा तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो हालात तो बड़े वर्स्ट हैं। ऐसा वो कौन सा, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि आप लोगों को है जो इस्लामाबाद जाने की कॉल दें? मोहलत पे मोहलत दिए जा रहे हैं या पीछे कोई वाकई बैकडोर, कोई राब्ते चल रहे हैं इलेक्शंस के लिए, कोई बातचीत चल रही है? मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की एक अनऑफिशियल एक वीडियो रिलीज़ हुई, सामने आ गई, वो बात कर रहे थे कि जनवरी फरवरी तक जो है वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी, मार्च में इलेक्शंस हो सकते हैं, एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जनवरी फरवरी तक। तो ऐसी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मुझे नहीं पता। खान साहब पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहते। खान साहब लोगों को बार बार हर रोज जलसों में, तकरीरों में कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि अवाम कहाँ खड़ी है और अवाम को वो कॉल देंगे तो अवाम निकलती जा रही है, निकलेगी भी। लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों को कुछ अकल आ जाए, समझ आ जाए। जिन लोगों को पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने भी 1.5 घंटे की टेलीथॉन में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, तो अवाम लोकली भी पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी सारे एक तरफ खड़े हुए, ये कुछ चोरों का टोला एक तरफ खड़ा था। तो वो बार बार उनको बता रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, और क्या मांग रहे हैं? टेलीथॉन के सारे पैसे आ चुके हैं जी? टेलीथॉन के पैसे आ चुके हैं। अभी अताउल्लाह तारड़ साहब थे, वो कहते स्टेट बैंक के पास सिर्फ 50 करोड़ के फिगर्स आए हैं। देखिए, स्टेट बैंक के पास तो अकाउंट था ही नहीं ना। अकाउंट तो बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर में था। तो मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, बैंक ऑफ पंजाब में कोई 1.25 अरब रुपए से ऊपर तो आ चुका था, मुझे पता नहीं कितना आया। तो और डेली इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन हो रही है। अच्छा, अभी लेकिन अभी 5 अरब तो नहीं आया ना? जो 5 अरब से ज्यादा इकट्ठे वो पूरी, मुझे नहीं पता जी, मैं आई डोंट नो कि पूरे 5 अरब आए नहीं। प्लेजेस होती हैं, उस प्लेज में 2 अरब रुपए तो एक साहब ने प्लेज की थी रिहैब के लिए। तो जब हम रिहैब में जाएंगे तो वो पैसे भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब मेरे साथ थे, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब, तहरीक इंसाफ अपने जलसे कर रही है
हुकूमत जो है वो मईशत की तबाही का जिम्मेदार ही उनको ठहराया जा रहा है, इवन दो कि ज़ाहिर है उनके वो मुश्किल फैसले हैं जिसकी वजह से मईशत जो है वो ख़राब होकर रह गई है, आम आदमी पर बड़ा बोझ पड़ गया है। तो ये हालात आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं? IMF ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले साल मुजाहरे भी हो सकते हैं अगर यही शरह बरकरार रही तो। जी बिल्कुल, उनका फर्ज है वार्न करना लोगों को कि ये हो सकता है, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि राइट्स हो सकते हैं और फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं। तो इन पे बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट पे। उनको तो बल्कि शुक्र करना चाहिए कि उनको वार्निंग मिल गई है और पूरी दुनिया को मिल गई है, तो आसान होगा उनको इमदाद मिलने के लिए। नहीं तो अब आप समझते हैं कि इन मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस है? अगर फौरी इलेक्शंस होते हैं तो आपको लग रहा है कि इमरान खान मकबूलियत की इस बुलंदी पर है कि सब कुछ वॉश आउट कर दे? शाजिया, अगर इलेक्शंस ना होए तो क्या बहाना है इनका? भाई अगर स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो एक ही तरीका है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, करे इलेक्शन। ये क्या हम बैठे हुए हैं इस गवर्नमेंट के साथ, ना सर ना पैर। और लेकिन मुआशी इस्तेहकाम भी एकदम, चले मान लिया इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वही IMF है, वही IMF की शराइत है, वही IMF का प्रोग्राम है जिसके मुताबिक आपको चलना है। नहीं साजिया, फिर ये रीनेगोशिएट होगा, हर गवर्नमेंट के साथ होता है। ये तो हो नहीं सकता है कि ऑपोजिशन कुछ चीज एक्सेप्ट करे और IMF करे, आपको भी इसको एक्सेप्ट करना है। नो, रीनेगोशिएशन कुछ होगा, बिल्कुल होगा। और शायद हमारा पोजीशन उस वक्त बेहतर हो, अगर नहीं है बेहतर तो शायद वर्स, कुछ भी हो सकता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वही चीज हम एक्सेप्ट करें। नहीं, आप मईशत की हालत देखें ना, डॉलर एकदम कैसे नीचे आएगा, महंगाई की शरह 27% से आप देख 27% पर पहुंच गई है, अगले साल ये और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर तहरीक इंसाफ भी इक़्तिदार में आ जाती है तो हालात को संभालना इनके लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नहीं होगा आसान, मगर अगर ये इलेक्शन जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और जीतेंगे तो इनका फर्ज है ना ठीक होना, करना, तो जिम्मेवारी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। IMF की तरफ से 1 अरब 16 करोड़ रुपए कर्ज की किस्त तो मिल चुकी है, मगर ना तो डॉलर नीचे आ रहा है क्योंकि डॉलर आज भी 219 रुपए पर है, ना महंगाई का ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि महंगाई 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है जो कि आज 45% हो चुकी है। ना ही स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान नज़र आया है। IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ महंगाई से मुल्क भर में मुजाहरे हो सकते हैं, IMF ये कह रहा है कि अगले साल भी महंगाई की शरह यही रहेगी और हो सकता है कि मुल्क में मुजाहरे शुरू हो जाएं, बल्कि यहाँ तक कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ भी जा सकता है। एक तरफ IMF आइंदा साल के लिए महंगाई में इजाफे की पेशगोई कर रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत को पाबंद कर रहा है कि मुआहदे के तहत गैस के नर्ख भी बढ़ाने हैं, ये 53% से ज़्यादा इसमें इजाफा करना है, पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स की बहाली करनी है और सब्सिडीज़ भी जो दी हैं इसको वापस लेना है। IMF ने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की शर्त के साथ साथ अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 8 नई शराइत रखी हैं जिसके सामने हुकूमत बेबस है। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ का एतराफ़ भी सामने आया है कि अब हमें छींक भी मारना होगी तो IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी एतराफ़ किया था कि IMF कर्जा देने के लिए हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। अब सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत IMF की सख्त शराइत, आलमी मंडी में होने वाली महंगाई और सैलाब की तबाहकारियों से फिर आवाम को रिलीफ कैसे देगी। अभी जो हालिया सैलाब है, फिर हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क में जो महंगाई है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत के अपने इदारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के महीने में मुल्क में महंगाई की जो शरह है ये 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, 27.3% तक हो गई है, जो कि पिछले साल 2021 के अगस्त में ये शरह 8.4% थी, जिसका वाज़े ये मतलब है कि कम आमदनी वाले अफराद के ज़राए आमदन पिछले साल के मुकाबले में निस्फ होकर रह गए हैं। लेकिन अवाम के लिए परेशान कुन बात यह है कि महंगाई में ये इजाफा
आने वाले दिनों में भी कम होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि IMF अपने 7वें और 8वें ही जायज़ा रिपोर्ट में ये खबरदार कर चुका है कि मुल्क में आइंदा साल भी महंगाई की जो शरह बरकरार रहेगी। IMF ये कह रहा है कि PTI हुकूमत ने वादा खिलाफी करते हुए पेट्रोल और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ ये बताया कि हालिया हुकूमत का IMF प्रोग्राम किस तरह बिजली और गैस के बिलों की सूरत में आम आदमी पर बोझ डालेगा, बल्कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि PTI हुकूमत ने तो सितंबर में IMF की छुट्टी करा दी थी। क्या उन्होंने कहा, ज़रा देखिए। इस वक्त जो हमारा आम आदमी है उसके ऊपर और बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उसका जो है रिपल इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि 16 रुपए थी पिछले साल, अभी इस वक्त 38 रुपए है, और जब उसमें और आप ये एडजस्टमेंट मिला देते हैं तो 50 रुपए फी यूनिट भी पहुंच चुकी है। गैस के जो चार्जेस हैं वो बढ़ने वाले हैं 53%, और ये वजह यह है कि इन्होंने IMF की हार्श कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट किया। हमने क्या करना था? हमने तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को। हमारे तो फंडामेंटल्स इन्होंने खुद अपने सर्वे में गए बड़े स्ट्रांग थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल दिया और कहा कि जो PTI आज मुल्क में महंगाई का हमें ज़िम्मेदार ठहराती है, उसी PTI ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया था। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे। क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? क्या आप ये मायदा नहीं करके आए थे जहां पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख तनख्वाह वाले लोग जो है उससे ज्यादा टैक्स लेंगे? आप क्या ये बातें कर रहे हैं? नाजरीन, IMF महंगाई में इजाफे का तो कह रहा है, मुल्क के अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने की भी बात कर रहा है। सैलाब आवाम की ज़िंदगी सैलाब की वजह से आवाम की ज़िंदगी बड़ी तबाह होकर रह गई है, मुल्क की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, मगर मुल्क की सियासी जमातें आज भी सियासत खेलती हुई नज़र आ रही हैं। मुल्क में जारी महंगाई और गरीब आवाम का मुस्तकबिल क्या है, स्पेशली जो आइंदा आने वाले साल के हवाले से अलार्मिंग एक सिचुएशन बताई है IMF ने, इसका क्या असर पड़ेगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब IMF ये कह दे कि अगले साल भी महंगाई की शरह ये रहेगी, ये भी हो सकता है कि अवाम जो है वो मुजाहिरों की तरफ आ जाएं। अवाम तो ज़ाहिर है अभी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 27% अगर महंगाई अब है तो हम ये समझें कि अगले साल जिस साल की IMF हमें ऐलान कर रहा है, एक हमें इंदिया दे रहा है कि महंगाई बढ़ सकती है, तो ये समझा जाए कि महंगाई के डिजिट्स और बढ़ जाएंगे, ये 50% तक भी हो सकती है और आवाम का मजीद भुरकस निकल जाएगा। जी, इस पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये 50% तक हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो फ़िलहाल हालात नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के स्पेशली सैलाब के बाद, महंगाई जो है अभी मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो सैलाब की वजह से जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनकी तबाहकारियों के असरात जो हैं वो हम देखेंगे कि सप्लाई की शॉर्टेज के में नज़र आएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही होगी। स्पेशली ग़िज़ाई अजनास अगले साल की जो गंदम की पैदावार होगी वो अगर बवाई टाइम पे नहीं हो सकेगी तो आटे की कीमत बढ़ रही होगी। इस साल हम देखेंगे तो सिंध में जो इरी चावल है उसकी फसल मुतासर हुई और बाकी चीज़ें। और दूसरा जो कि इस वक्त IMF का जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है, IMF का प्रोग्राम कह रहा है कि आपकी आमदनी कम है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी बढ़ाएं। और आमदनी बढ़ाने के लिए जो एक आसान तरीका है वो हर हुकूमत के पास यही होता है कि नए टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाएं। तो इस वक्त भी IMF यही कह रहा है कि पूरी दुनिया में चूँकि तेल और गैस की कीमतें जो हैं वो महंगी होती चली जाएंगी, लिहाजा पाकिस्तान में जो बिजली है वो अपनी लागत से कम पे ना बेचें। तो अगर आपका यूनिट जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, IMF तो अपने प्लान्स भी बता रहा है, IMF को अपने टारगेट्स भी पूरे करवाने हैं, इस हुकूमत ने आवाम की शराइत भी माननी है। आवाम की तो जेब में उतने ही पैसे हैं जितने पहले आ रहे थे, अब उसमें तो इजाफा नहीं हुआ, आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, तो इनडायरेक्ट ये समझा जाए कि आवाम भूखा रहना शुरू कर दें क्योंकि बिजली के बिल पूरे नहीं होंगे, आवाम भूखा रहना शुरू कर दें क्योंकि वो गैस के बिल नहीं दे सकेंगे, वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकेंगे। क्या ये उस तरफ सूरत हाल जा रही है? ये उस तरफ सूरत हाल जा रही है कि आपको पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्कों में यहाँ पे कि आमदनी कम है, वहाँ पे कफ़ायत शारी
और रैशनलाइजेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो बड़ी इकॉनमीज़ है वहाँ पे जो बिजली और गैस की कीमतें डबल से ज़्यादा हो चुकी हैं और अभी सर्दियों में मज़ीद बढ़ेंगी यूक्रेन वार की वजह से, और पाकिस्तान को उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कतर यहाँ से कि हम सस्ती गैस ले लेते थे, अगर जर्मनी और बाकी मगरबी ममालिक वहाँ से महंगे दामों गैस लेना शुरू कर देंगे तो हमने देखा पहले भी हमारे कई कॉन्ट्रैक्ट जो थे फिक्स टर्म के वो कैंसिल कर रहे थे वो सप्लाईज जो थे सप्लायर। तो हमें अब इस वक्त पूरी दुनिया में एक जुमला बोला जा रहा है कि सबसे सस्ती एनर्जी वो है जो आप इस्तेमाल नहीं करते। जो एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगी होगी। सर्दियों में अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आप गीज़र 24 घंटे ना जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि गैस का बिल कंट्रोल करना है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और ये वो सारी सूरत हाल है जिस पे बदकिस्मती से महंगाई अगले साल में इसमें कमी होते हुए मैं नहीं ममालिक से अपना मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहाँ तो लोगों को आम बड़ी सहूलियात हैं, वहाँ लोगों को सेहत के अगर मसाइल हो उन्हें ये परेशानी नहीं होती है कि उन्होंने डॉक्टर्स की जो है ना वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है तो हज़ारों की उन्होंने फीसेस भरनी है। वहाँ तो सरकारी अस्पताल ही इतने अच्छे हैं तो वहाँ ये फिक्र नहीं है कि बच्चों की स्कूल की जो फीसें हैं वो आपने कैसे देनी है। तो बाहर का जब हम मुकाबला करते हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, और जो डॉलर की सूरत हाल यहाँ है, बाहर की करेंसी का तो हमारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, तो हम हमेशा बाहर की कंट्रीज को क्यों जो है ना वो अपने मुकाबले में लेकर आते हैं और हमेशा ये मिसालें देते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है इसलिए हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए कि हमारा जो डिपेंडेंस है एनर्जी की जनरेशन का वो पूरी दुनिया पे है। हमें या तो हमारे अपने गैस के और तेल के कुएं होते तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो अब अगर आपको तेल इंपोर्ट करना है, गैस इंपोर्ट करनी है और आपका मुकाबला जो है कीमत में वो बड़ी ताकतों के साथ है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं रहता। कोई भी हुकूमत हो, इस वक्त पीटीआई की हो, पीडीएम की हो, कोई तीसरी कोई फोर्स लेके आ जाए, कोई भी हुकूमत होगी उसको जाहिर है कि एनर्जी जो है वो महंगी अगर वो बनाएगी तो वो नहीं सस्ता बेच इमरान खान साहब हमेशा एक बात करते हैं अपने जलसों में भी कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले सकता तो हम क्यों नहीं ले सकते। चलिए अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, मौजूदा हुकूमत ये क्यों नहीं कर पा रही है? फिर इससे नहीं कर पा रही कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बरतानिया की इकॉनमी इंडिया के बाद अब आती है, 6ठे नंबर पे आ गई है, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $625 अरब के हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उधार लिए हुए मांगे तांगे करके $8 अरब के हैं। तो इस वक्त इंडिया जो है वो एक आलमी ताकत इक्तिसादी लिहाज से वो बन चुका है। टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आना जो है वो कोई मजाक की बात नहीं है। तो लिहाजा वो तो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो रशिया से जो मर्ज़ी ख़रीदे, वो ईरान से जो मर्ज़ी ख़रीदे, उसको कोई सैंक्शंस का डर नहीं है, उसको ये डर नहीं कि अमेरिका उसकी आर्म ट्विस्टिंग करेगा या सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा या कतर नाराज़ हो जाएगा। हमें तो हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है और हमें सबके साथ बना के चलना पड़ता है कि हम चीन से भी नहीं बिगाड़ सकते, हम अमेरिका से भी नहीं बिगाड़ सकते, हम कतर से भी नहीं बिगाड़ सकते, हम सऊदी अरब से भी नहीं बिगाड़ सकते। और जाहिर है कि अगर तो मौजूदा हुकूमत को इसका मतलब इन्हीं प्रेशर्स का सामना है कि वो अमेरिका की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। जी देखिए, कोई भी हुकूमत होगी, मौजूदा हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो, सबको यही करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हम होते तो हम तो किसी का प्रेशर बर्दाश्त ना करते, हम तो ले लेते रशिया से तेल। देखिए इस वक्त एक बयानिया है, अगर पीडीएम भी इस वक्त अपोजिशन में होती तो उसका भी ये बयानिया होता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो वहाँ पे आके आपको जो जियो इकनॉमिक कंपल्शंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। आप अगर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और मैं लफ्ज़ डिपेंडेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको डेफर्ड पेमेंट पे तेल चाहिए, आपको उधार पे तेल चाहिए, आपको दुनिया से कर्जे चाहिए, तो वहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। अगर रशिया जो है या चाइना या कोई भी एक मुल्क जो है वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे तो ठीक है, आप बाकी दुनिया से अलग थलग होकर रह सकते हैं, उस ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो इक़्तिसादी ब्लॉक उस तरह के है नहीं है, तो इसीलिए आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो एक लीक सामने आई पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ, KPK के वज़ीर ख़जाना के साथ, वो मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है अगर उसको उस तनाजुर में देखें तो आप समझते हैं कि वो दुरुस्त था कि हम इस सूरत हाल में जो सरप्लस की एक IMF की सूबों की से के हवाले से शर्त है, मौजूदा सूरत हाल में हम एटलीस्ट पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सैलाबी इतनी आफत है कि हम तो पैसे वहाँ लगा देंगे तो हम सरप्लस कहाँ करके दें, हम तो नहीं करके दे सकते हैं। उस तनाजुर में आप शौकत तरीन साहब की बात को दुरुस्त समझते हैं? क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो अब गद्दारी के फतवे वो तो कह रहे हैं ये गद्दारी की है इन्होंने।
देखिए, लीक ऑडियोज को साइड पे रखिए और शौकत तरीन साहब अपने बयान का खुद दफा कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त ना पहले पिछले कई सालों को आप देख लो और ना आज जो सूबाई हुकूमत है वो सरप्लस दे पाएगी। तो सरप्लस देना जो है वो बजट की ट्रांसमिशन में भी उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये ओवर एस्टिमेटेड है, ये नंबर्स पूरे किए गए हैं, सूबों से सरप्लस हासिल नहीं होगा और सैलाब के बाद तो बिल्कुल ही हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे बजट के नंबर को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ अब तो सैलाब है, जब सैलाब नहीं होता था तब भी सूबे जो है वो सरप्लस नहीं देते थे। हर हुकूमत जो है वो अपने बजट में रखती थी सरप्लस, सूबाई सरप्लस, लेकिन आपको सरप्लस नहीं मिलता था क्योंकि सूबे जो हैं वो अपने लोकल लेवल पे वसाइल जनरेट करने में नाकाम रहे हैं। और अब IMF कह रहा है कि अगर आपको इस प्रोग्राम को और बढ़ाना है, लिंगर ऑन करना है अगले साल भी, तो आपको जो अपनी आमदनी है वो $41 बिलियन करनी पड़ेगी। तो क्या हम कर सकते हैं? इतनी एक्सपोर्ट हमारी हो सकती है? हमने तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के एक बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जो हमने एक पाबंदी लगाई थी इंपोर्ट्स पे, अब तो हमने वो भी खोल दी है। तो ये डेफिसिट अब कम होने की बजाय तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बढ़ेगा। तो जो एक वो नंबर्स दे रहे हैं कि $41 बिलियन होना चाहिए आपकी आमदनी, तो इज इट पॉसिबल? ये जो IMF की ये वाली रिपोर्ट है ना, ये सैलाब के बाद अब आप समझिए कि रेलेवेंट हो गई है। नामा जो रिव्यू होगा उस पर चीज़ों को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये गो के जिस दिन ये रिपोर्ट आई उस वक्त तक ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। 25 अगस्त को पाकिस्तान ने ऑफिशियली सैलाब को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे लिए फ्लैश अपील जो थी वो अनाउंस कर दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है और वेब पे मौजूद है, कहीं भी लफ्ज़ फ्लड्स का जिक्र नहीं है। इसके जो सारे नंबर, सारे एस्टीमेट, जो कुछ इसमें कहा गया है 7वें और 8वें रिव्यू के जो पीरियड थे उस वक्त तक वैलिड था। अब जब हम इसमें ये कहते हैं कि कम से कम $11 बिलियन का, और ये भी कम से कम नुकसान है, ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो अगर इस तरह के लॉसेस जो हैं वो इस मैग्नीट्यूड पे होने का खदशा है, तो फिर हमें जो अगला रिव्यू होगा IMF का, हुकूमत को और IMF को दोनों को दोबारा से बैठना होगा और इन नंबर्स को कैलिब्रेट करना होगा। इस वक्त इसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो टारगेट अब गैर हकीकत पसंदाना हो चुके हैं सैलाब की हालत के बाद। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा कि हुकूमत जो है वो कब IMF से अप्रोच करती है। जैसे पिछली हुकूमत ने कोविड के दौरान IMF से अप्रोच किया था और वहाँ पे कुछ स्पेस हासिल की थी। मौजूदा हुकूमत को भी फौरी तौर पे IMF से अब दोबारा बात करना होगी सैलाब के तनाज़ुर। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब, माहिर मौशियात मेरे साथ थे। अब प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।